अरे आकाश, ये सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? रविवार को तो आराम कर लिया कर। माँ ने चाय का कप मेज पर टिकाते हुए कहा। मैं शीशे के सामने खड़ा होकर अपने बाल बनाने में व्यस्त था। बाल बनाते हुए मेरा ध्यान खुद ब खुद ही बीती बातों पर चला गया और मुझे मेरा वो अतीत याद आने लगा जो मेरे लिए किसी भयानक सपने से कम ना था। जबकि मैं ये बात अच्छी तरह जानता था कि सपना भयानक हो या खूबसूरत, मगर वो होता सच्चाई से परे ही है। पर फिर भी मैं उस चीज को गलती से भी महसूस नहीं करना चाहता था। तभी माँ की आवाज सुनकर मेरा ध्यान टूटा और मैं बोला, जी, आपको धीरेन्द्र याद है? मेरे कॉलेज का दोस्त। मैंने शीशे में से ही झांक कर माँ की तरफ देखा और पूछा। हाँ। माँ ने लंबी हामी भरी और बोली, उसे भला मैं कैसे भूल सकती हूँ। तुम दोनों की तो दांत काटी रोटी थी। क्या वो अमेरिका से वापस आ गया? माँ चमकती आंखों से बोली और बिस्तर पर पड़ी चादर की सिलवटें निकालते हुए उसे ठीक करने लगी। नहीं, कुछ दिन के लिए ही आया है। दरअसल अभी 1-2 महीने पहले उसके यहाँ बेटी पैदा हुई है, तो उसी को लेकर अपने घर आया है। उसके माँ बाप तो आज भी यहीं दिल्ली में रहते हैं ना। मैं शीशे से हटकर मेज से अपनी चाय का कप उठाता हुआ बोला, धीरेन्द्र मेरे कॉलेज का सबसे पक्का दोस्त था। ऐसी कोई चीज नहीं होती थी जो वो और मैं साथ साथ ना करते हूँ। हम दोनों की पसंद नापसंद सब एक सी थी। हमारे कॉलेज के कई दोस्त तो हमें कुंभ के मेले में बिछड़े भाई बोलकर भी चिढ़ाते थे। चिढ़ाते भी क्यों ना, हम लोग दिखने में भी लगभग एक जैसे थे। हमें सिर्फ एक ही चीज का फर्क था, वो था हमारे परिवारों की आर्थिक हालत का। धीरेन्द्र एक अमीर घर का बेफिक्र लड़का था। उसके पिताजी का एक लोहे के पुर्जे बनाने का कारोबार था और मेरे पिताजी एक सरकारी विभाग में मामूली चपड़ासी की पोस्ट पर नियुक्त थे। मेरे पिताजी की आमदनी बस गुजारे लायक ही थी, जिस वजह से मेरा सारा बचपन तंगी और समझौतों में बीता था। पर फिर भी मुझे अपने माता पिता से कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि उन लोगों से जो बन पाया उन्होंने हमारे लिए बेहतर ही किया था। पैसों का ये फर्क धीरेन्द्र और मेरी दोस्ती के कभी आड़े नहीं आ पाया। अपनी शादी के तुरंत बाद वो बॉस्टन, अमेरिका में जा बसा था। आज मैं उससे सालों बाद मिलने जा रहा था। कॉलेज खत्म हो जाने के कुछ समय बाद उसने आनंद फानन में शादी की और अमेरिका चला गया। उसके अमेरिका चले जाने के बाद ये मेरी उससे पहली मुलाकात थी। जाने क्यों आज ही मुझे वो सब एक बार फिर किसी फिल्म की तरह याद आने लगा था। शायद इसलिए क्योंकि धीरेन्द्र ही वो कारण था जिस वजह से मेरी मुलाकात नेहा से हुई थी। अभी मैं यही सब सोच रहा था कि माँ की आवाज सुनकर मैं अपने ख्यालों से बाहर आया और हड़बड़ाता हुआ कमरे से बाहर पहुंचा। माँ मेरी नाश्ते की प्लेट लेकर रसोई से बाहर आते हुए बोली, एक आवाज में कोई नहीं सुनता। पूरी 4 आवाजों में तू कमरे से बाहर आया है। फिर पराठा ठंडा हो जाएगा तो झट से बोल देगा कि दोबारा गर्म करो। माँ प्लेट सीधा मेरे हाथ में पकड़ाती हुई बोली। मैंने माँ के हाथ से प्लेट पकड़ी और वापस अपने कमरे में आ गया। पता नहीं क्यों आज मेरा मन धीरेन्द्र से मिलने की बात सोचकर खुश तो था, मगर फिर भी मेरे चेहरे पर खुशी दिख नहीं रही थी। मैंने प्लेट लाकर अपने कमरे की मेज पर रख दी और उसके सामने पड़ी कुर्सी पर बैठकर लगातार टकटकी लगाए उस प्लेट को देखता रहा। मुझे बार बार अपने ख्यालों में नेहा ही दिख रही थी। मैं खुद पर हैरान था कि जिस नेहा को भूले मुझे काफी अरसा बीत चुका था, फिर वही नेहा आज मुझे उफनती लहरों से बने झाग की तरह बार बार उभर कर क्यों नजर आ रही थी। तभी कुछ मिनटों बाद माँ फिर से कमरे में दाखिल हुई और मुझे यूं ख्यालों में गुम हुआ देखकर चिंता करती हुई बोली, क्या बात है, इतने दिनों बाद दोस्त से मिलने जा रहा है पर फिर भी मुंह लटका रखा है। माँ अगला पराठा मेरी प्लेट में सरकाती हुई बोली। माँ ने मेरे छोटे भाई अंकित को आवाज दी और बोली, अंकित, जरा गैस की आंच धीमी कर दे। और इतना कहकर मेरे पास बैठ गई। बोलना, क्या बात है?
इतना उदास क्यों है? देख ऐसे चुप रहेगा तो मैं परेशान हो जाऊंगी। माँ बड़े प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरती हुई बोली, कुछ खास नहीं। दरअसल मुझे डर है कि धीरेन्द्र कहीं नेहा का जिक्र ना छेड़ बैठे। मैं सूरत लटकाकर बोला, छेड़ने दे, सीधा जो बात है जवाब दे दियो। और बेटे अपने दर्द अपनी मुश्किलों से घबराकर मुंह नहीं छुपाते, बल्कि डटकर उनका सामना करते हैं। माँ मुझ में हिम्मत डालने की कोशिश करती हुई बोली, और फिर तवे पर पड़े अपने पराठे को देखने की जल्दी में रसोई की तरफ तेज कदमों से चली गई। मैंने अनमने मन से अपना नाश्ता खत्म किया और फिर अपना पर्स और गाड़ी की चाबियां उठाई और घर से बाहर आ गया। कुछ देर में मैं ब्लूबेरी कैफे पहुंचा, जहां धीरेन्द्र पहले से ही बैठा मेरा इंतजार कर रहा था। जैसे ही धीरेन्द्र की नजर मुझ पर पड़ी तो वो मुझे देखते ही कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया। करीब जाते ही उसने मुझे कसकर गले से लगा लिया और मेरी पीठ थपथपाता हुआ बोला, आकाश मेरे भाई मेरे यार, कैसा है तू? मैं बढ़िया, तू सुना, तेरे क्या हाल है? मैंने पूछा और हम दोनों आमने सामने की सीट पर बैठ गए। यार तुझे तो पता है, मेरे घर जो खुशी आई है उसकी वजह से मैं आजकल थका भी होता हूँ तो भी बहुत चुस्त महसूस करता हूँ। अब तो बस यही लगता है कि जल्दी से घर पहुंचूं और अपनी परी के साथ खेलूं, उसे निहारूं। धीरेन्द्र चमकती हुई आंखों और मुस्कुराते होठों के साथ बोला। उसके चेहरे से उसके अंदर की खुशी झरने के ठंडे पानी सी बह रही थी। कहीं ना कहीं उसके चेहरे पर छाई शीतलता को देख मेरी आंखों को काफी ठंडक महसूस हुई। उसके चेहरे पर एक अलग ही संतोष और चहकती हुई जिंदगी की छाप दिख रही थी। मुबारक हो, क्या नाम रखा है बेटी का? मैंने मुस्कुराकर पूछा। वृंदा, उसने चमकती आंखों और अपने मुस्कुराते लाल होठों से कहा। बहुत सुंदर नाम है, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और पूछा, रश्मि ठीक है? मैंने धीरेन्द्र की बीवी का हाल पूछा, जो उसकी बीवी होने के साथ साथ हमारे कॉलेज में हमारी जूनियर भी थी। वो तो ठीक है, तू बता, तेरी नेहा से कोई बात हो पाई? धीरेन्द्र ने बड़ी जिज्ञासा से पूछा। उसके इस सवाल पर मैंने फौरन बात का रुख दूसरी ओर करने की कोशिश में कहा, ये सब छोड़, तेरे पापा की सर्जरी भी तो होनी थी, अब अपने सामने करवा कर जाएगा? हाँ यार, सोच तो यही रहा हूं, इससे मेरे दिल को भी तसल्ली रहेगी। धीरेन्द्र कॉफी का घूंट भरता हुआ बोला। यार अगर तुझे अपने भाई पर विश्वास ही नहीं तो तू अंकल आंटी को भी अपने साथ क्यों नहीं ले जाता? कम से कम तू उनका वहां ख्याल तो रख पाएगा। मैं सैंडविच मुंह में भरता हुआ बोला। देखता हूं, अगर वो इस बार मान गए तो, धीरेन्द्र ने मायूसी भरी आवाज में कहा। उस वक्त कैफे में बैठकर कहने को मैं लगातार धीरेन्द्र की बातों को बड़ी रुचि से सुन रहा था, पर पता नहीं क्यों जब तक मैं उसके सामने बैठा रहा तब तक मेरे मन में एक अजीब सा डर बना रहा कि कहीं ये मुझसे नेहा का कोई जिक्र न छेड़ बैठे। इतने सालों बाद मैं उसके साथ पुराने यारों वाला खुलापन महसूस नहीं कर पा रहा था, जबकि पहले वही मेरा एक ऐसा दोस्त हुआ करता था जो मेरी परेशानी, मेरी तकलीफ को मुझसे ज्यादा समझ पाता था। शायद मैं अंदर ही अंदर उससे थोड़ा रूठा हुआ था। फोन पर तो वो कभी मेरी आवाज के खालीपन को समझ नहीं पाया, पर आज सामने बैठकर भी वो मेरी आंखों की वीरानगी क्यों नहीं देख पाया? या यूं कहो कि वो देखना चाहता ही नहीं था। क्या अपनी खुशियों में उसका इस तरह खो जाना ठीक था? जो इकलौते दोस्त की ठेस खाई हुई भावनाएं भी उसकी आंखों के सामने से बहती हवा सी निकल रही थी, जिन्हें वो देख नहीं सकता था पर उसको महसूस तो करना चाहिए था। खैर, जब इंसान खुद खुश होता है तो अक्सर उसे पूरा जमाना ही खुश दिखता है। उस समय मुझे खुद पर भी शक हो रहा था कि कहीं मैं उससे ज्यादा उम्मीद तो नहीं कर रहा। और हाँ, मुबारक हो, जनाब गाड़ी के मालिक हो चुके हैं, पर मुंह से नहीं बता रहे। उसकी इस बात को सुनकर मैं ठहाका मारकर हंस पड़ा और बोला, तेरी बेगिनती की आलीशान गाड़ियों में मेरी ये छोटी सी गाड़ी कोई अनोखी चीज तो नहीं? मेरी ये बात सुनकर धीरेन्द्र के मुस्कुराते हुए होठ अचानक सिकुड़ गए और वो बोला, आकाश, ये तू कैसी बात कर रहा है? पहले तो तू कभी कोई ऐसी बात नहीं करता था। मैंने इस कांच की दीवार के पार तुझे गाड़ी पार्क करते हुए देखा तो कह दिया। मेरी नजर में तेरी ये गाड़ी तेरी कामयाबी का सबूत है यार। और मेरे घर में खड़ी वो सारी गाड़ियां मेरे पापा की कामयाबी का। इसमें मेरा क्या है? और तो और मेरा अमेरिका वाला घर भी मेरे पापा का दिया हुआ है।
हाँ, गाड़ी मैंने खुद के पैसों से ली है। और अमेरिका में उस गाड़ी की औकात तेरी इस गाड़ी जैसी ही है, यानी एकदम सादा। धीरेन्द्र नाराजगी में भौवे चढ़ाता हुआ बोला, माफ करना यार, तो शायद बुरा मान गया। मेरा ये मतलब नहीं था, मैंने शर्मिंदा होकर कहा। मुझे खुद पर ताज्जुब भी हो रहा था कि मैंने धीरेन्द्र से ऐसी बात क्यों कही, जबकि उसने आज तक मुझ पर अपने अमीर होने का कोई रौब नहीं दिखाया था। शायद ये मेरी उस पर नाराजगी थी, जो बौखलाहट में गलत तरीके से बाहर आ गई। कुछ देर हमने और इधर उधर की बातें की, फिर मैं उसे अगली मुलाकात का वादा देकर चला आया। उस रात अपने कमरे में लेटे हुए मुझे अजीब सी घुटन हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे सब कल की ही बात हो। जाने क्यों वो सब मुझे आज भी बहुत ताज़ा लग रहा था, जिस वजह से मुझे अपनी तकलीफ भी ताज़ी महसूस हुई। मुझे 7 साल पहले की वो शाम आज भी याद है, जब मैं धीरेन्द्र की जन्मदिन की पार्टी में गया था। उसने वो पार्टी अपने गुड़गांव वाले फार्म हाउस पर रखी थी। मैं और धीरेन्द्र सभी इंतजामों को सुनिश्चित करने दोपहर को ही फार्म हाउस पहुंच गए थे। मार्च के सुहाने मौसम में उसने सारा इंतजाम बाहर गार्डन में ही रखवाया था। शाम हुई तो पार्टी शुरू हुई और हमारे कॉलेज के दोस्तों के साथ साथ धीरेन्द्र के कुछ और दोस्तों ने भी आना शुरू किया। जबरदस्त म्यूजिक और लाइट्स के बीच सब स्नैक्स का आनंद लेते हुए गार्डन में बेसुध होकर थिरक रहे थे। धीरेन्द्र सबसे ज्यादा रश्मि के आने की वजह से खुश था, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि रश्मि उसके कहने पर उसकी पार्टी में आई थी। दरअसल तब तक दोनों के बीच प्यार मोहब्बत का कोई वादा नहीं हुआ था। हाँ, दोनों ये जरूर जानते थे कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। पार्टी शुरू हुए पूरा 1.5 घंटा बीत चुका था। मैं भी पूरे जोश से नाच रहा था। तभी मेरी नजर एक लड़के पर पड़ी, जो भारी भरकम जूते पहने एक पतली दुबली लड़की के साथ पार्टी एरिया की तरफ ही चला आ रहा था। मेरी पहली नजर उस लड़के पर गई, जो कदकाठी से काफी हट्टा कट्टा ऊंचे कद का था। फिर मेरी नजर उसके साथ आती लड़की की तरफ गई, जो हल्के आसमानी रंग का टॉप सफेद डेनिम पर पहने हल्की एड़ी की सैंडल्स के साथ हमारी ओर ही चली आ रही। पहली नजर में देखने पर मुझे उस लड़की में ऐसा कोई खास खिंचाव महसूस नहीं हुआ। उन लोगों को नजर भर देखने के बाद मैंने अपना ध्यान फिर अपने डांस में लगाया और मस्त होकर नाचने लगा। एक आध बार मैंने उन दोनों को दोबारा देखा तो वो लड़की लगातार उस लड़के के साथ कुर्सी पर शांत बैठी रही। उसके चेहरे पर पार्टी में शामिल होने की खुशी या उत्सुकता नहीं दिख रही थी। वो बस खामोश सी इधर उधर देखती, और जब वो लड़का उसके साथ जो आया था वो उसकी तरफ देखता तो जबरदस्ती मुस्कुरा देती। मैं मन ही मन सोच भी रहा था कि वैसे धीरेन्द्र के सभी दोस्तों को तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ, तो ये कौन सा दोस्त है। मैंने सोचा कि मैं ये बात धीरेन्द्र से बाद में ही पूछूंगा। काफी देर तक म्यूजिक बजता रहा और सभी अपने हिसाब से बीच बीच में खाने के स्टॉल पर जाकर खाना भी खाते रहे। कुछ देर बाद वो दोनों भी उठकर खाने की टेबल के पास पहुंचे। मैंने देखा वो लड़की उस लड़के के लिए प्लेट लगा रही थी और लड़का पीछे खड़ा होकर उसको निर्देश दिए जा रहा था कि क्या डाले और क्या नहीं। तभी अचानक एक नया गाना शुरू हुआ, जिसकी धुन कुछ ज्यादा ही तेज थी, तो सब अचानक चीख चीख कर हू हा करके पूरे जोश से नाचने लगे। इस चीज ने उस लड़की का ध्यान खींचा, तो वो खाना डालती हुई रुक गई और पलटकर मुस्कुराती हुई सबको देखने लगी। इस पर उस लड़के के तेवर अचानक बदल गए। गुस्से के भाव उसके चेहरे पर साफ देखे जा सकते थे। उस लड़के ने जोर से उस लड़की के बाल खींचे और उस पर चीखते हुए कुछ बोला। जिस समय ये सब हुआ तब सभी खुद में मस्त थे, पर पता नहीं क्यों मेरा ध्यान वही था और मैं इस घटना का अकेला गवाह बन गया। उस लड़की ने जेब में यहाँ वहां देखा कि कहीं किसी ने उसकी इस बेइज्जती को देखा तो नहीं, पर फिर उसकी और मेरी नजर टकरा ही गई। मेरी नजरों ने शायद दूर से ही बता दिया कि हाँ, मैं सब देख चुका हूं। इस पर वो बेचारी शर्मिंदा सी होकर पीठ घुमाकर खड़ी हो गई। इस घटना के बाद वो दोनों सिर्फ कुछ देर ही वहां रुके। उतनी देर में उस बदतमीज लड़के ने खाना ठूसा और वो बेचारी चुपचाप बैठी रही। आखिरकार वो बिना खाना खाए ही वहां से चली गई। मैं ये सब देखकर हैरान रह गया। बहुत से सवाल मेरे अंदर खुम्बी की तरह उभरने लगे। मैं मन ही मन सोचने लगा, इतने वाहियात इंसान के साथ कोई लड़की कैसे रिश्ता रख सकती है। ऐसा तो कोई दोस्तों के साथ भी नहीं करता। वो तो फिर भी गर्लफ्रेंड लग रही थी। पता नहीं क्या मजबूरी होगी जो ऐसे जानवर को झेल रही है, जिसे ये भी नहीं मालूम कि लड़की की इज्जत कैसे की जाती है। खैर,
मैं इतना बोझ क्यों ले रहा हूँ? मेरी कौन सा पहचान वाली है?